गवर्नेंस जो है जो हमारे गए हैं उनको 7-8 सीरीज हैं और पेपर में 3-4 आती हैं, लेकिन हमें जो है वो हर एक थ्योरी पे डिटेल में ऑलमोस्ट बात करना होगी और मैं ट्राई करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ और उन चीज़ों को लिंक करूँ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। रिसेंट एग्जांपल्स हैं उससे भी मैं ट्राई करूँगा आपको चीज़ें जो हैं उससे भी ज़्यादा आसानी से समझ जाएँ। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे आपने बताया जब मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही ज़रा स्क्रीन मेरी सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? आप खामोश हैं सारे? जी सर नजर आ रही है। जी सर आ रही है। ठीक हो गया। आवाज़ भी मेरी क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ नहीं आ रही। सर माइक बस थोड़ा करीब रखिए। सर आवाज़ में इशू आ रहा थोड़ा सा। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अभी होपफुली जो है वो आवाज़ मेरी क्लियर होगी, डिस्टॉर्शन भी कम होगी। जी सर अब बेहतर है। वालेकुम सलाम। ठीक जी हो सर गया। बेहतर है। अभी आज जो है हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे हम? थेरीज ऑफ गवर्नेंस की बात करेंगे। स्क्रीन भी नज़र आ रही है मेरी सबको? जी सर, आ रही है। ठीक हो गया। सबसे पहले जो है वो हम अच्छा रूल वही हो गया, आप जो है वो ट्राई करेंगे कि आप खामोश रहें लेक्चर के दौरान और म्यूट रखें अपने आप को, और एंड पे जो है हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है। उसके बाद जो है वो हम न्यू लिबरलिज्म पे बात करेंगे। फिर हम जाएंगे इंस्टीट्यूशनलिज्म पे। डी सेंटर्ड थ्योरी। और कम्युनिटेरियनिज्म। होपफुली ये सारी आज हम कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे
मार्क्सिज्म पे थोड़ी सी और जी मैं क्लास में पेन में सुना वेट कॉल घंटा डेढ़ लग जाना सही में तो मैसेज करना। उसके बाद जो है एंड पे हम रेगुलेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे और रेगुलेशन थ्योरी को डिस्कस जो है अपने लेक्चर के आखिरी हिस्से में पहुंच जाएंगे जब आपको जो है वो सारी चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले जो है वो हम थेरीज़ में गवर्नेंस की डिफरेंट थेरीज़ हैं क्या। आपको मैंने गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जब समझाया था तो मैंने आपको बहुत सारे उसके गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को डाइसेक्ट किया था। उसको मैंने आपको डिफरेंट डायमेंशन बताई थी और उनमें जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन थी कि गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये असल में पैटर्न टू रूल है। वो कस्टम्स, वो नॉर्म्स, वो प्रोसीजर्स, वो इंस्टीट्यूशंस जिनकी वजह से आप अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी सोसाइटी के कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं और कौन कौन उन डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है, किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं, कौन अकाउंटेबल होता है, ये सारी कंसिडरेशंस जो हैं वो गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में आती हैं। और इसी से जो है वो डिफरेंट थेरीज के कॉन्सेप्ट निकलते हैं। जब हम बात करते हैं पैटर्न टू रूल, इसका मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो है वो सोसाइटी को किस किस पैटर्न पे गवर्न करेगी। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो सोसाइटी की गवर्नेंस में जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं रैशनल चॉइस थ्योरी की बात करूंगा। ये मैं आपका ब्रॉडर फ्रेमवर्क बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब मैं रैशनल चॉइस थ्योरी की बात करूंगा कि तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो इंडिविजुअल है ना वो आपकी गवर्नेंस में सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है, वही डिटरमिन कर रहा होता है, वही सोसाइटी को शेप कर रहा होता है, वही डिसीजन मेकिंग की बेसिक जड़ है। तो इसमें डोमिनेट पैटर्न ऑफ रूल क्या है रैशनल चॉइस थ्योरी के मुताबिक? इंडिविजुअल। मैं इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा इंस्टीट्यूशनलिज्म थ्योरी में, तो उसमें मैं बताऊंगा कि नहीं, जो इंडिविजुअल की बात ठीक है लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो बड़ा डोमिनेट रोल प्ले करते हैं। जो पैटर्न ऑफ रूल है वो इंस्टीट्यूशन डिटरमिन करते हैं। डी सेंटर्ड थ्योरी में आऊँगा तो मैं और नीचे चला जाऊँगा, मैं कहूँगा कि नहीं यार, इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, असल तो बिलीफ्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी के, जो वो पैटर्न ऑफ रूल डिटरमिन करते हैं। ह्यूमैनिटेरियनिज्म में जाऊँगा तो मैं कम्युनिटी की बात करूँगा। रेगुलेशन में जाऊँगा तो मैं आगे एक कॉन्सेप्ट मार्क्सिज्म में होता है जिसे मार्केट फेलियर को या कैपिटल अकुमुलेशन, क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशन, तो उसको किस तरह से रेगुलेट करती है स्टेट और उसकी रेगुलेशन से जो डिफरेंट गवर्नेंस के पैटर्न आते हैं उन्हें जो है वो हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन थ्योरी। तो ये आपको क्या समझ आया कि हम गवर्नेंस की थ्योरी, गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पहले डिफाइन किया कि पैटर्न ऑफ रूल होता है। आपकी सोसाइटी जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, तो कौन कौन से कस्टम, रूल्स, ट्रेडिशंस मिल के सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं। सोसाइटी कलेक्टिव डिसीजन किस तरह से लेती है, सोसाइटी को जो डिसीजन ले रहे होते हैं, जो जिसके पास अथॉरिटी है, उनको अकाउंटेबल ठहराने का कोई मैकेनिज्म है भी है या नहीं है। ये सारे क्या हो गए, पैटर्न ऑफ रूल हो गए। और इन सारे पैटर्न ऑफ रूल, इस ये जो गवर्निंग पैटर्न है, इसमें डोमिनेट रोल कौन प्ले करेगा, ये बताएंगे डिफरेंट थ्योरीज में। लगी समझ आपको? अभी हम जो है वो सबसे पहले जो है वो रैशनल चॉइस थ्योरी पे आते हैं।
रैशनल चॉइस थ्योरी जो है वो मैंने आपको बताया, बड़ी सिंपल सी बात है कि वो जितना भी सोशल फिनोमेनाज हैं आपकी सोसाइटी के, जितने जो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रूल्स हैं, उनको वो किससे डिफाइन करता है? वो इंडिविजुअल को डिफाइन करता है। वो इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वो डेमोक्रेसी की बात करें, वो मार्केट की बात करें, जितने भी हम पहले हमने हमने बात की न्यू गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, हमने जो है मार्केट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, हमने नेटवर्क्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, इंस्टीट्यूशन की बात की। इन सब में वो कहता है सबको एक्सप्लेन किससे किया जा सकता है? एक इंडिविजुअल से। कैसे? वो कहता है कि जो सारे सोशल फिनोमेना, इसे माइक्रो लेवल एनालिसिस कहते हैं। बात कर रहे हैं सोशल क्या है यार, रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी जो है ये माइक्रो लेवल एनालिसिस है। माइक्रो और मैक्रो की जो दो टर्म्स होती हैं, आपको इसके नाम से ही पता लग जाना चाहिए। माइक्रो लेवल एनालिसिस, माइक्रो लेवल एनालिसिस की बात ये कि वो सोसाइटी का जो आपकी गवर्निंग पैटर्न का, आपके आपकी पूरी एक आपकी दुनिया में जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने को, एक इंडिविजुअल, एक शख्स है। इसलिए जो है वो सोशल रैशनल चॉइस थ्योरी जो है वो एक माइक्रो लेवल एनालिसिस करती है। और क्या करती है? वो एक्सप्लेन करती है बाई रेफरेंस टू इंडिविजुअल। कहते हैं कि हमारी सोसाइटी का सबसे बेसिक इकाई जो है इंडिविजुअल, वो एक इंफरादी शख्स है। और उसी से ही हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी का जो है वो हमारी सोसाइटी का पैटर्न क्या, गवर्न किसी के। वो कहते हैं कि जो एग्रीगेट बिहेवियर्स हैं ना, वो जो इंडिविजुअल चॉइसेस बनाते हैं, कोई एक इंफरादी शख्स जो अपनी अपनी चॉइसेस, अपनी अपनी डिसीजंस ले रहे होते हैं, वो असल में डिटरमिन कर रहे होते हैं कि आपकी सोसाइटी की कलेक्टिव डिसीजंस क्या होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का सबसे जो है बेसिक इंग्रेडिएंट, सबसे बेसिक अजम्पशंस क्या है? सबसे बेसिक अजम्पशन है डेमोक्रेसी एक गवर्नेंस का पैटर्न है ना, जिसके थ्रू आप आपकी सोसाइटी को गवर्न कर रहे हो। तो उसमें जो है वो सबसे बेसिक अजम्पशन उनकी क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो ये जो चॉइस चूज़ करेगा कि उसके हक में कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बेहतर है, जो उसके सारे जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनकी ड्यूटी वगैरह उनका ख्याल रख सकेगा, उनके बेनिफिट्स, उसके नुकसानात सारों का जो है वो ख्याल रख सकेगा वो रिप्रेजेंटेटिव। और जब ये सारे इंडिविजुअल चॉइसेस मिल के बनती हैं तो उससे जो है वो डेमोक्रेसी का जो है वो हुस्न आता है कि जब सारे लोग अपनी अपनी जो रैशनल बेसिस पे एक रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने होंगे, तो उससे जो एक नतीजा निकलेगा वो एक रैशनल डिसीजन होगा, कलेक्टिव डिसीजन। रैशनल चॉइस थ्योरी इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती है। उसके अलावा जो है वो गवर्नेंस की बात करें तो एक और मैं आपको एग्जांपल दूं कि मार्केट है। मार्केट जो है वो, मार्केट किस तरह से फंक्शन करती है? मार्केट का आपको बताया था कि मार्केट जो है वो, उसका मतलब ये है कि जो हमारे हर एक जो इंडिविजुअल है उसके पास चॉइस है कि वो मर्जी से डिसीजन ले, उसने कुछ खरीदना है। एक कंपटीशन होगा, एक एक चीज़ को खरीदने के लिए बहुत सारे होंगे और एक चीज़ को बनाने वाले बहुत सारे होंगे। फिर जो कस्टमर है उसके पास, या एक इंडिविजुअल, उसके पास ये चॉइस होगी कि वो अपनी मर्जी से जो उसको सही लगे वो वाली चीज़ खरीदे। जब वो इंडिविजुअल डिटरमिन कर रहा होगा मार्केट को, उससे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जनरली जो है वो प्रोडक्ट लाएंगे जिनकी क्वालिटी बेहतर हो, जिनकी कम से कम प्राइस हो। क्योंकि जो कस्टमर इंडिविजुअल होगा वो क्या करेगा? वो सिर्फ वही चीज़ खरीदेगा जिसकी क्वालिटी बेटर होगी, जो उसके लिए इकोनॉमिकल होगा, पैसे कम लगेंगे उसके लिए। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट कौन है? बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें जो है वो, तो इंसानी शख्स जो है वो रैशनल चॉइस कर रहा है, रैशनल डिसीजन ले रहा है
वो जो चीज़ खरीदेगा उसकी क्वालिटी भी और उसकी जो प्राइस है वो सबसे कम वाली अच्छी क्वालिटी और सबसे कम प्राइस पे खरीदेगा। और इसी से कॉन्सेप्ट निकलता है कि इसी जब ये मार्केट को फंक्शन करने के लिए जो फिर प्रोड्यूसर्स हैं जो वो चीज़ बनाएंगे जिनकी प्राइस कम होगी और इस तरह से उनकी प्रोडक्शन में एफिशिएंसी भी आएगी। और ये सारा कॉन्सेप्ट तो ये आप जो है वो मार्केट का कॉन्सेप्ट जो गवर्नेंस का मैंने आपको समझाया था न्यू गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में कि मार्केट और नेटवर्क ये सारे किससे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, ये इंडिविजुअल से रैशनल एक इंडिविजुअल जो रैशनल चॉइस लेगा उससे हम ये पैटर्न भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये आपको मैंने ब्रॉडर फ्रेमवर्क बताया, अब इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। हो गया, तो मैं आपको कुछ अजम्पशंस बताता हूँ इसके अजम्पशंस। हाँ, अच्छा ये जो है वो मैंने आपको इसका बेसिक जो है वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, फिर बताता हूँ कि आप जो है वो सोशल फैक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, पैटर्न्स ऑफ रूल्स, ये सारे जो है वो किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डार्ली बाय इंडिविजुअल बेसिक। और ये जितने सोशल फिनोमेना हैं सबको जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है इंडिविजुअल की चॉइस से। अब जो है मैं इसमें इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस हैं तो क्या है। सबसे पहले तो जो है कि जो इंडिविजुअल है पहली अजम्पशन एग्रीगेट बिहेवियर reflects the choices made by reflect the sum of choices made by individual। पहली बात, जो एग्रीगेट बिहेवियर है वो सारा डिटरमिन करता है कि जो हर एक इंफरादी शख्स जो फैसले ले रहा है उनसे एक जो है वो बड़ा डिसीजन सामने आ जाएगा। और फिर जो है वो दूसरी अजम्पशन क्या है कि जो वो इंडिविजुअल है वो जो डिसीजन लेगा वो अपनी प्रेफरेंसेस की बेस पे लेगा। अब देखो जो उसने एक इंडिविजुअल है, हमने बताया कि इंफरादी शख्स ने डिसीजन लेना है, उस पर जो है एग्रीगेट बिहेवियर डिटरमिन करोगे। अब वो इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लेगा, अगली बात वो कर रहा है। एवरी इंडिविजुअल makes the choice based on their preferences। अब आपको बताया कि कोई चीज़ खरीदने जा रहा है कोई बंदा, इंडिविजुअल में उसकी बात कर रही हूँ, या कोई बंदा वोट देने जा रहा है तो उसके पास चॉइसेस होंगी, वो जो डिसीजन लेगा उसके पास प्रेफरेंसेस होंगी, ये इनमें से उसने किसको चूज़ करना है, कौन सी चीज़ खरीदनी है, ये वो उसके पास वो प्रेफरेंसेस होंगी, एक लिस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस होंगी। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि रैशनल डिसीजन तब ही होगा, एक इंडिविजुअल रैशनल तब होगा, एजेंट्स इंडिविजुअल if their preferences are complete। कंप्लीट प्रेफरेंसेस का क्या मतलब है, मैंने बताया कि वो उसके पास पता हो कि सबसे फेवरेबल ये है, उसके बाद जो अगर उसके पास थोड़ी सी कम पे गुजारा इस पे होगा, उससे कम ये होगा, सबसे वर्स्ट चॉइस ये होगी, तो ये लिस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस कंप्लीट है उसकी। मोस्ट फेवरेबल, लीस्ट फेवरेबल, पार्टली फेवरेबल, ये सारी चीज़ें उसके पास। जो मैं आप उसको एग्जांपल दूं किसी प्रोडक्ट की, तो उसने कोई चीज़ खरीदने जाना है, सबसे अच्छी ये होगी, लो क्वालिटी की थोड़ी बेटर ये होगी, सबसे बुरी ये होगी, ये प्रेफरेंसेस हैं। तो वो कहता है रैशनल उस वक्त होगा बंदा, कोई भी इंडिविजुअल, जब उसके पास ये प्रेफरेंसेस कंप्लीट होंगी। और फिर आखिर में कहता है कि रेफरेंसेस जो हैं
ये जो डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं, वो कहता है इनकी उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी होगी। ये कुछ जो है वो उसकी अजम्पशंस हैं इंडिविजुअल रैशनल चॉइस थ्योरी की, कि वो कहता है कि एग्रीगेट बिहेवियर तभी रिफ्लेक्ट कर होगा इंडिविजुअल की चॉइसेस की बेसिस पे। पहली बात, जब जो है उनके पास जो है वो एक पूरी प्रेफरेंसेस की लिस्ट होगी, उन प्रेफरेंसेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, और फिर उन प्रेफरेंसेस की बेस पे जो है वो एक रैशनल डिसीजन लेगा। ये उसकी अजम्पशन है। अब इससे हम दो बड़े फिनोमेना रैशनल चॉइस थ्योरी से जो है वो हम कर सकते हैं, दो इन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। क्या क्या? टू मेजर। फर्स्ट जो क्या है कि हम एग्जिस्टिंग सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस थ्योरी से। दूसरा ये कि हम एक कोई न्यू डिज़ाइन इस बेसिस पे कर सकते हैं कि ये एक यूजफुल टूल देती है न्यू डिज़ाइन के लिए। कैसे? फर्स्ट एग्जिस्टिंग सिचुएशन की बात करें तो मैंने आपको ये सारा कॉन्सेप्ट को किसको एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से डेमोक्रेसी फंक्शन करती है इंडिविजुअल चॉइसेस पे। इट एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हाई डेमोक्रेसी फंक्शंस टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल चॉइसेस। दूसरी वो बात करता है, दूसरी जो है वो मार्केट के फंक्शन को भी एक्सप्लेन करता है। ये मैंने आपको पहले थोड़ा सा फ्रेमवर्क समझाया था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सारा कि एक्सप्लेनिंग द फंक्शन ऑफ मार्केट्स, functioning of markets through rational choices। और ये भी मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट जो है वो इसलिए मार्केट को मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है, क्योंकि जब एक सोसाइटी एक 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 चीज़ जो है वो इंडिविजुअल नहीं खरीद रहा है, इसका मतलब ये कि वो बनाना छोड़ देंगे। और एक एक चीज़ जो है वो इंडिविजुअल जो है वो उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, डिमांड की बेसिस पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ इतनी ज़्यादा बना दी जाए कि वो कंज्यूम ही ना हो, क्योंकि वो उस डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है। एक पूरी प्योरली मार्केट नहीं है। मार्केट का फंक्शन तो ये होता है ना, सप्लाई और डिमांड है। किसी की चीज़ की ज़रूरत है तो वो प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी ज़रूरत कम है वो नहीं प्रोड्यूस होगी। जो कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी दे रहा है वो खरीदेंगे, वो लोग खरीदना शुरू कर देंगे, दूसरे की नहीं खरीदेंगे। जब दूसरे की प्रोडक्ट नहीं बेच रही होगी तो वो जनरली उसकी क्वालिटी बेहतर करेगा, उसकी प्राइस कम कर देगा। तो ये एक पूरी मार्केट का प्रिंसिपल है। इसको किससे एक्सप्लेन किया जाता है? इंडिविजुअल चॉइसेस से। कौन खरीद रहा है, कौन डिटरमिन कर रहा है, ये सारा कौन है? इंडिविजुअल है। तो ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन को रैशनल चॉइस एक्सप्लेन करने में बड़ा हेल्प करती है। और दूसरा जो है एक यूजफुल टूल है। इट इज यूजफुल टूल for using scientific knowledge to better design institutions। अब जो है वो आपको पता है कि आपकी सोसाइटी जो है वो उसमें जो बेसिक इंडिविजुअल है वो कौन है? वो है हमारा इंडिविजुअल। मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट कौन है? इंडिविजुअल है। वो डिटरमिन कर रहा है हर एक डिसीजन को। तो आप इंस्टीट्यूशन भी ऐसे डिज़ाइन करेंगे ना, जो कि उनकी उनकी इंडिविजुअल की चॉइसेस को जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, उनसे डिटरमिन हो रहे हो। उन वो इंडिविजुअल्स जो हैं वही डिटरमिन कर रहे हो इंस्टीट्यूशन की वर्किंग को, उनको अकाउंटेबल हो। तो आपको पता चला कि आप जो है रैशनल चॉइस थ्योरी से जो दो मेजर चीज़ें ले सकते हैं। एक तो आप जो है एग्जिस्टिंग फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक इंस्टीट्यूशन को बेटर डिज़ाइन करने के लिए आपको एक यूजफुल टूल भी मिल सकता है इससे। उसके अलावा बात करें तो रैशनल चॉइस थ्योरी को पॉजिटिव थ्योरी कहा जाता है। पॉजिटिव थ्योरी
और नॉर्मेटिव थ्योरी में एक डिफरेंस है, वो भी आपको बता देता हूँ। ये पॉजिटिव थ्योरी है, एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट होता है। पॉजिटिव थ्योरी वो होती है जो चीज़ों को एक्सप्लेन करती है एज इट इज़, जैसा कि वो हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, इंडिविजुअल को, डेमोक्रेसी को, मार्केट को किस तरह से जो है वो ये अपनी रैशनल चॉइस थ्योरी एक्सप्लेन कर रही होती है, क्योंकि ये चीज़ों को बता रही है एज इट इज़, बजाय इसके कि नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है, ये कैसा होना चाहिए। ये उसको एक्सप्लेन करती है। और पॉजिटिव थ्योरी जो कैसा होना चाहिए कि एक बड़ी एग्जांपल हमने दी, तो हमने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरीज में जो है वो हमने एक पढ़ा था कॉन्सेप्ट, जिसे हमने कहा था वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ये क्या था? ये आइडियल कंस्ट्रक्ट था। एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से होना चाहिए, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, किस तरह से वो जो है, तो ये कैसा होना चाहिए था ना उस पूरी थ्योरी में, तो वो कौन सा हो गया? वो नॉर्मेटिव थ्योरी होगी। पॉजिटिव थ्योरी क्या है कि कैसा है उसको एक्सप्लेन करना, बजाय इसके कि कैसा होना चाहिए। तो रैशनल चॉइस थ्योरी को जो है वो नॉर्मेटिव थ्योरी कहा जाता है, सॉरी पॉजिटिव थ्योरी कहा जाता है। और उसके अलावा बात करें तो तकरीबन अब हो गई हैं सारी चीज़ें। ये सारा था रैशनल चॉइस थ्योरी। अब इसमें जो है वो एडम स्मिथ की इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट भी आप लेके आ सकते हैं। उसने कहा था कि मार्केट जो है उसकी फंक्शनिंग के लिए जो है वो एक इनविजिबल हैंड फंक्शन होता है, जो स्टेट के बगैर जो है, स्टेट की इंटरफेरेंस के बगैर जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। तो इस करके वो एक बड़ी पुरानी सारा जो है वो रैशनल चॉइस थ्योरी होगी। उसके बाद जो है वो न्यू लिबरलिज्म की बात करें। अच्छा, जो लिबरलिज्म के बाद में न्यू गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट, न्यू लिबरलिज्म हमने पहले भी पढ़ा। हमने न्यू गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो था उसमें हमने बात की थी कि न्यू गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट असल में कहाँ से आया, जब स्टेट को मसले मसाइल आए, स्टेट के एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ गए, रेवेन्यू बहुत कम हो गए, स्टेट इनएफिशिएंट हो गई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई। और इन सारे प्रेशर्स के बाद जो है वो क्या हुआ कि एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस में रिफॉर्म्स आई, जिन्हें न्यू गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कहा गया। और न्यू गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में जो है वो उनको वो कौन सी थ्योरी पे बेस्ड थी, उसे न्यू लिबरलिज्म मैंने कहा। न्यू लिबरलिज्म एक वो गवर्नेंस की थ्योरी है जिसमें आप बता रहे होते हैं कि जो फ्री मार्केट का जो कंपटीशन है ना, वही सारी गेम है। कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि वो जो इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट है वो सारा कुछ डिटरमिन कर रहा होता है कि आपकी आपकी सोसाइटी किस तरह से गवर्न होगी, आपकी सोसाइटी में कौन सी प्रोडक्शन होगी, कौन सी स्टेट का जो है वो क्या रोल होगा। वो सारी चीज़ें जो है वो न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट बताता है। इसमें जो है न्यू लिबरलिज्म का पॉलिसी में जो है ये एक पॉलिसी पैराडाइम है जो कि दैट emphasizes the need of free market competition। और ये फिर आगे बातें करता है कि स्टेट का रोल कम होना चाहिए, और जो है वो पर्सनल लिबर्टी जो है वो, जो रैशनल चॉइस थ्योरी और इनका आपस में जो है वो बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। वो इंडिविजुअलिज्म की बात करता है
रैशनल चॉइस थ्योरी इंडिविजुअल चॉइसेस की बात करता है, और न्यू लिबरलिज्म भी इंडिविजुअल चॉइसेस की बात करता है, लेकिन वो फ्री मार्केट के थ्रू डिटरमिन करता है। कि वो कहता है कि जो फ्री मार्केट है उसमें जो है वो जो इंडिविजुअल है पर्सनल लिबर्टी पर्सनल फ्रीडम चूज़ करने की, वो उस वक्त होगी जब आप जो है वो फ्री मार्केट ट्रूली फ्री मार्केट के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होंगे। स्टेट की इंटरफेरेंस लेस से लेस होगी, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। ये सारी बातें न्यू लिबरलिज्म में की जाती हैं। इसमें थ्योरेटिकल बेसिस इस कॉन्सेप्ट की जो है वो रैशनल चॉइस थ्योरी, वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। रैशनल चॉइस थ्योरी जो है वो कैसे कैसे इसकी बेस बनती है इंडिविजुअल चॉइसेस पे, क्योंकि मार्केट प्रिंसिपल में जो है वो इंडिविजुअल ही सब कुछ डिटरमिन कर रहा होता है। तो मार्केट जो है वो उसकी ट्रूली फंक्शन के लिए ज़रूरी है। उसने कहा कि इंडिविजुअल की जो चॉइसेस हैं उसको आज़ादी हासिल हो। दूसरा जो है उसे लाइसेंस फेयर इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और ये किस बेस पे थी? ये एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी, एडम स्मिथ ने बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। उसने ये बात की कि जो ये आपकी जो सोसाइटी में जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो पैटर्न है, ये असल में एक इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट जो है वो डिसाइड कर रही होती है। और इसी इन दोनों के जो मिल के जो है वो हमने न्यू लिबरलिज्म का जो है वो थ्योरेटिकल बेसिस बना दिया। और अब इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उन पे बात करें तो इन्होंने पता है क्या कहा न्यू लिबरलिज्म ने? न्यू लिबरलिज्म ने कहा कि जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वही जो है वो ह्यूमन प्रोग्रेस को अचीव करने का सबसे बेसिक मीन है। उसके अलावा उन्होंने बात की कि जो फ्री मार्केट है ये मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है। कैसे? मैंने आपको बताया कि आपकी फ्री मार्केट के प्रिंसिपल में जो है वो सप्लाई और डिमांड की बेसिस पे जो है वो सब कुछ प्रिंसिपल जिस चीज़ की जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी आपकी सोसाइटी में, इंडिविजुअल जो है वो क्या करेंगे, उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जिस चीज़ की जो है वो डिमांड कम है वो कम प्रोड्यूस होगी। फिर जो है वो चीज़ जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है फिर उसमें जो है वो एफिशिएंसी कैसे लाई जाएगी कि वो जो है वो प्रोड्यूसर जो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहा, उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं तो उसको कम लोग खरीदेंगे। अल्टीमेटली उसको एफिशिएंसी की तरफ आना पड़ेगा, अपनी प्राइस कम करना पड़ेगी, क्योंकि उसने मार्केट के प्रिंसिपल को फ्री मार्केट में रहना है। ठीक हो गया? ये उनका था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो बातें सारी ठीक हैं, ये सारी फ्री मार्केट का भी फंक्शन होगी जब मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन होगी। यहाँ पे मैंने उस दिन आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। न्यू गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में मैंने वहाँ पे आपको कौन सा था मॉडल, केनेजियन इकोनॉमिक मॉडल, केनेजियन इकोनॉमिक मॉडल की बात की थी। मैंने कहा था कि जब
ग्रेट डिप्रेशन आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उस दौरान जो है वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें जॉर्ज केन इस तरह करके उनका नाम है, दरमियान में एम से है कुछ। तो उन्होंने जो है ये उनकी थ्योरी की बेसिस पे जो है उन्होंने ये एक मॉडल डिज़ाइन किया, इकोनॉमिक मॉडल, जिसे केनेडियन इकोनॉमिक मॉडल कहा जाता है। उसने कहा कि उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो बड़ा बेसिक इंग्रेडिएंट है, आपकी जो रियासत है वो ही प्रोडक्शन करेगी, और जो वो प्रोडक्शन करेगी जब वो स्टेट की प्रोडक्शन या करेगी वो डिमांड क्रिएट करेगी, उनकी प्रोडक्शन से जो है वो इन्फ्लेशन कम होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। उसकी थ्योरी में जो है वो स्टेट की जो वो प्रोडक्शन या एक्सपेंडिचर, क्या उसे खबर था, मतलब जो स्टेट है उसका बड़ा बेसिक रोल है किसी भी चीज़ की मार्केट में, ये उसने कहा ये कैनेडियन इकोनॉमिक मॉडल में। लेकिन हम अब उससे आगे बढ़ाए, हमने जो है वो जब न्यू लिबरलिज्म की बात की तो उसने कहा कि नहीं यार, स्टेट क्या होता है, स्टेट तो जो है वो तो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होगी जिनकी समटाइम ज़रूरत नहीं भी होगी, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी ज़रूरत होगी और वो नहीं प्रोड्यूस कर सकेगी। तो उसने कहा कि जो स्टेट है वो तो इनएफिशिएंट है, वो तो ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो है वो काम कर रही होती है, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो कर रही होती है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें करने के बाद जो हमने न्यू लिबरलिज्म में बात एंड पे इस रिजल्ट पे पहुंचे कि हमने कहा कि मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन होनी चाहिए। इसकी भी वो आगे मिसालें हैं, मैं आपको दी, इनमें जो है मैंने आपको मिसाल दी थी इलेक्ट्रिसिटी की। मैंने कहा कि 1980s, अब अगर आपको ये मैं बताऊं, मैं एक सिचुएशन अज्यूम करूं कि आपके घर में जो है वो बिजली डिफरेंट प्रोड्यूसर से आ रही हो, आपको ये चूज़ करने का मौका मिले कि मैं इस कंपनी से या इस ऑर्गेनाइजेशन से या इस एंटिटी से नहीं खरीदूंगा, मैं किसी और से खरीद लूँगा। तो जब ये कंपटीशन होगा, किसी एक खास एंटिटी की मोनोपोली नहीं होगी उसकी प्रोडक्शन में, उसकी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या गुड्स में, तो फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली जो है उनको जो है वो क्या वापस आना पड़ेगा एफिशिएंसी की तरफ, लेस इकोनॉमी की तरफ, जिस पे कम से कम पैसे लगें। तो उससे इससे 1980 से पहले जो है मैंने कहा कि जो ये एजुकेशन हुआ करता था, ये न्यू लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट से पहले, ये सारी चीज़ें जो है स्टेट प्रोवाइड कर रही होती थी। ये पानी, बिजली, सॉरी पानी बिजली कह रहा हूँ, पानी हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो स्टेट दे रही होती थी। लेकिन क्या हुआ इस कॉन्सेप्ट के बाद, उन्होंने कहा कि नहीं यार, जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं या बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्टेट के पास थी, बैंक स्टेट के थे। उन्होंने कहा नहीं यार, मिनिमम स्टेट इन्वेंशन होनी चाहिए, स्टेट जो होती है ना उसकी वजह से जो रिसोर्सेज की जो एलोकेशन होती है वो इतनी। फिर उन्होंने कहा कि ट्रेड और कैपिटल जो है कि जो ट्रेड और कैपिटल मतलब पैसे कैसे जो आपके पास आ रहे होते हैं, इसकी जो है वो कैपिटल डिफरेंट फॉर्म में होता है, लेकिन हम यहाँ पे चलो बात कर लेते हैं कि पैसों की फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल के जो कि कैसे फ्रीडम होगी, जब आप डिफरेंट जो बैरियर्स हैं फ्री ट्रेड के उनको जो है वो आप ख़त्म करेंगे। बैरियर्स कैसे होते हैं, जैसा कि बाहर से हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर जो है वो लगते हैं जिसे टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ का पर्पज़ होता है कि कोई बाहर से प्रोडक्ट जो है, अगर किसी एक प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने कहना है कि वो ज़्यादा आपके कंट्री में आए तो आप उस पर टैरिफ कम से कम कर देंगे। कोई एक ऐसी प्रोडक्ट, कोई ऐसी सर्विसेज जिन पे गवर्नमेंट चाह रही कि हमारी स्टेट की टेरिटरी में वो कम से कम हो, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, उस पर टैरिफ बढ़ा देते हैं। ट्रंप ने और चाइना की जो ट्रेड वॉर थी उसमें टैरिफ वॉर थी। जो चाइना से प्रोडक्ट्स अमेरिका आ रही थी तो ट्रंप ने क्या किया कि उन पर टैरिफ लगा दिए ताकि जो चाइना से प्रोडक्ट अमेरिका में आ रही हैं वो कम से कम हो। इस तरह चाइना ने उन पर लगाए, वाइस वर्सा। तो उसने न्यू लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो ट्रेड और कैपिटल का जो फ्लो है
उसमें फ्रीडम होनी चाहिए, उसमें जो बैरियर्स टू फ्री ट्रेड है ये नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके अलावा हमने बात की कि जो गवर्नमेंट है वो भी एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये भी मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यू गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट स्पेलिंग देख लीजिएगा। हमने कहा था कि जो स्टेट है उसको सिर्फ पॉलिसी डिसीजन में, हमने कॉन्सेप्ट को जो है वो ओस्लो हजूर का जो है वो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जो स्टेट के फंक्शन हैं वो दो हो सकते हैं, स्टेयरिंग एंड रोइंग। स्टेयरिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जो ब्रॉडर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन देना वो, और रोइंग जो है वो एक्चुअल प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर ये इनके न्यू लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा कि जो स्टेट है उसको सिर्फ जो है ये जो ब्रॉडर पॉलिसी डिसीजंस हैं इसी तरह जो है इन्हीं पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए। जो प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं इसको छोड़ो भाई, ये मार्केट के प्रिंसिपल पे प्राइवेट सेक्टर खुद ही जो है वो अच्छी आपको जो है वो सर्विसेज दे सकेगा। इन्होंने जो है ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट पे, ब्यूरोक्रेसी पे जो है वो तनकीद की न्यू लिबरलिज्म ने कहा, क्रिटिक ऑन ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनएफिशिएंट होती है। ठीक हो गया। और फिर जो है वो आखिर में जो है आपको पता है कि ये सारी बातें किस किस अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ। तो वो गवर्नेंस का मैकेनिज्म, वो चीज़ जो फ्री मार्केट के प्रिंसिपल पे होती है, जो ये डिटरमिन कर रही होती है कि ये एक फ्री मार्केट के जो वो डिटरमिन कर रही होती है कि आपकी जो गवर्नेंस के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, स्टेट का क्या रोल होगा, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल होगा, ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कैसे चलेगी, आपकी जो गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो गवर्नमेंट करने चाहिए, गवर्नमेंट को कौन से नहीं करने चाहिए। ये किस कॉन्सेप्ट से आया, ये न्यू लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट से आया। ठीक हो गया, होपफुली आपको ये भी समझ आ गई होगी। आगे अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनलिज्म। इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो मैंने आपको एक जब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया था तो मैंने बताया था कि पैटर्न ऑफ रूल की बात करनी है हमने हर जगह पे। वो पैटर्न ऑफ रूल अगर मार्केट डिटरमिन कर रही है तो वो थ्योरी जो है वो न्यू लिबरलिज्म हो जाएगी। वो पैटर्न ऑफ रूल अगर जो है वो इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा है, रैशनल इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा है, तो रैशनल चॉइस थ्योरी हो जाएगी। और अगर वो जो है वो पैटर्न ऑफ रूल जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन डिटरमिन कर रहा है, उससे इंस्टीट्यूशनलिज्म कहेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशनलिज्म का। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है ये, formal institutions, formal rules, procedures, organizations, attempts to, institutionalism जो है attempt to explain actions and trajectories through institutions। ठीक हो गया।
हर चीज़ जो है वो इंडिविजुअल को कोई भी हमारा फंक्शन होगा, वो कोई भी हमारा कोई भी अल्टीमेटली जो पैटर्न ऑफ रूल होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो किससे एक्सप्लेन की जाएंगी, तो इंस्टीट्यूशन से एक्सप्लेन की जाएंगी। डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो एक रूल्स और प्रोसीजर जिसकी बेस पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनते हैं। तो ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल सिस्टम, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिटरमिन कर रही होती हैं कि आपकी सोसाइटी का जो पैटर्न ऑफ रूल होगा वो कैसे होगा। ठीक हो गया? ये यकीनन आपको चीज़ समझ आई होगी। और इस अप्रोच ने किया क्या? सबसे पहले तो मतलब जब हम बात कर रहे होते हैं, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, रूल्स, हाँ ठीक है, इन इंस्टीट्यूशनलिस्ट ने कहा कि ये जो फॉर्मल रूल्स होते हैं, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये असल में बिहेवियर को डिटरमिन कर रहे होते हैं आपके। नोटपैड, राइटिंग पैड कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कहा कि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो नॉर्मल ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके जो कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स, ये असल में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं और इवन डिटरमिन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये इंस्टीट्यूशन की जो डिबेट थी, ये 1980s तक इसने बड़ा जो है वो डोमिनेट किया स्टेट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो है वो एक पैराडाइम आया जिसे मैंने आपको बताया, सोशल बिहेवियर, रैशनल चॉइस। पर आवाज नहीं आ रही। रैशनल चॉइस थेरिस्ट जो है एक 1940s तक तो इस डिबेट को जो है वो इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है, इंस्टीट्यूशनलिस्ट ने डोमिनेट किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको जो है वो काउंटर किया किसने? रैशनल चॉइस थेरी ने। रैशनल चॉइस थेरिस्ट ने कहा कि नहीं यार, ये क्या बात हुई, इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? बहुत सारे जो सोसाइटी का जो गवर्निंग की जो इकाई है, गवर्नेंस का जो वो इंडिविजुअल होता है, वो इंडिविजुअल डिटरमिन कर रहा होता है, इंडिविजुअल के डिसीजन डिटरमिन कर रहे होते हैं, उनके रैशनल डिसीजन डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो इसको जो है वो चैलेंज किया। इट वाज रैशनल चॉइस थेरिस्ट। और जब उन्होंने चैलेंज किया तो उन्होंने अपनी जो डिबेट थी या अपना जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था इंस्टीट्यूशनलिस्ट, उसको उन्होंने मॉडिफाई किया और वहाँ से उधर जो है वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आया।
न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो 1984 में जो है वो हमारे हुजूर थे जेम्स मार्च और ऑल्सन, उन्होंने इसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जो इंस्टीट्यूशन की जो टर्म थी ना, जो इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट था, उसको फॉर्मल के अंदर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन भी लेके आया। वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, पहले तो हमने फॉर्मल सेटिंग्स की बात की थी, वो डेमोक्रेसी हो गया, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो आपकी गवर्नमेंट के होते हैं, वो आपकी सोसाइटी के होते हैं, उनकी बात की थी। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जिनके रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि नहीं यार, जो इंस्टीट्यूशनलिज्म की जो टर्म है ना, उसमें तो जो है वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। उसमें जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो डिफरेंट नॉर्म्स हो गई, हैबिट्स हो गई, कल्चरल कस्टम्स हो गई, ये सारी भी उसमें आती हैं। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म वालों ने बताया कि ये जो मैरिज है सोसाइटी का, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। या सोसाइटी के अंदर जो गवर्नेंस के पैटर्न में जो डिफरेंट कस्टम्स चल रही होती हैं, वो कस्टम्स में अगर ट्राइबल सोसाइटी एग्जांपल दूं तो उसमें जो है वो पख्तूनख्वा की जो है वो, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि पख्तून वाली एक कॉन्सेप्ट है, उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। वो जो है वो ये एक इनफॉर्मल है, वो कहीं कोई रिटर्न कोड नहीं है, वो इनफॉर्मल कोड है उनका। तो उन्होंने क्या किया, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने क्या किया, उन्होंने जो पहले फॉर्मल इंस्टीट्यूशन थे उनमें उन्होंने इनफॉर्मल नॉर्म्स, कस्टम्स, हैबिट्स वो सारा भी इंक्लूड कर दिए और अपने अपने जो फ्रेमवर्क था उसको वाइड कर दिया। Institutionalism adopts a broader concept of institution. और ये मैंने बताया ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में जो है उन्होंने क्या किया, नॉर्म्स को भी इंक्लूड कर दिया। पहले क्या था, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, अब उन्होंने इंक्लूड कर दिया साथ इनफॉर्मल भी, नॉर्म्स, हैबिट्स, कल्चरल कस्टम्स, ये सारी बातें उसमें आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़े की कॉन्सेप्ट आता है, इसे मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे एक चीज़ वो एक्सप्लेन करता है इंस्टीट्यूशन को, और वहाँ से वो लिंक करता है न्यू लिबरल के कॉन्सेप्ट के साथ। हमने कहा था कि जो मार्केट का प्रिंसिपल है, जब न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, न्यू लिबरलिज्म में हम बताया, न्यू लिबरलिज्म में कि जो न्यू लिबरलिज्म है उसमें जो फ्री मार्केट का प्रिंसिपल होता है वो डोमिनेट कर रहा होता है। फ्री मार्केट का प्रिंसिपल जो है वो क्यों आया, वो आपको बताया कि डिफरेंट स्टेट के प्रेशर से स्टेट इनएफिशिएंट होती जा रही थी, एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ गए थे, रिसोर्स की एलोकेशन अच्छी नहीं थी और वगैरह वगैरह।
तो उसने कहा कि ये जो ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो फ्री मार्केट का प्रिंसिपल था, जो न्यू लिबरलिज्म की जो थ्योरी थी, उसने हर जगह उस तरह से क्यों परफॉर्म ना किया। उसको तो चाहिए था, कितने अच्छे प्रिंसिपल थे जी, हाँ बड़ी प्यारी बातें की उसने। तो फ्री मार्केट का जो है वो जो गवर्नेंस की पहले रिफॉर्म्स आई, फर्स्ट वेव ऑफ रिफॉर्म्स जो थी 1980s के बाद, सेकेंड वेव ऑफ रिफॉर्म क्यों आना पड़ी, जिसे नेटवर्क गवर्नेंस कहा जाता है। क्योंकि उसने इंस्टीट्यूशनलिस्ट ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो फर्स्ट वेव ऑफ गवर्नेंस थी उसमें हमने सिर्फ फ्री मार्केट की बात की, और जब फ्री मार्केट ने इसलिए सही तरह से परफॉर्म ना किया क्योंकि जो है उसने कहा कि ये एम्बेडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस का अपना इनर्शिया होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ऐसे ही आए और कहें कि हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है और जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो है अब से फ्री मार्केट का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस फ्री मार्केट में जो डिफरेंट डिस्टॉर्शंस आई, स्टेट को जो है अकाउंटेबिलिटी का मसला हो गया, स्टेट को जो है कोऑर्डिनेशन का मसला हो गया, उसके लिए उसको स्टेट को जो है उनको नेटवर्क करना पड़ा, उनको जोड़ना पड़ा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ये भी वो एक्सप्लेन करता है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है डिफरेंट स्टैंड्स हैं, स्पीशीज कह रहे हैं, स्पीशीज ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। पहले को जो है वो रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म कहा जाता है। तो क्या करता है कि वो इंस्टीट्यूशनलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसको रैशनल चॉइस से लिंक करता है। वो कहता है कि जो रैशनल चॉइस में जो है वो इंडिविजुअल्स जो है वो रैशनली क्यों एक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे वो उसको इंस्टीट्यूशनलिज्म को इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक करता है। व्हाई इंडिविजुअल्स टेक रैशनल डिसीजंस। उसने कहा वो इसलिए ले रहे होते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके बिहेवियर्स को शेप करते हैं। बाय क्रिएटिंग एक्सपेक्टेशंस अबाउट द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस। कैसे? वो इंस्टीट्यूशन ही बता। फॉर एग्जांपल जो है कोई बंदा जो है वो कैसे, अगर उसने कोई जुर्म करना है, एक बंदा जो है वो क्राइम करना, उससे वो सोचता है क्राइम करने का, उसने कोई जुर्म कर, वो कहता है कि मैं किसी को जो है वो किसी के पैसे चोरी कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो जब चोरी करने का सोचता है तो उसको वो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो उसके बिहेवियर को कैसे शेप करते हैं कि वो अब रैशनल चॉइस क्या है कि एक इंडिविजुअल के लिए कि यार वो सामने पैसे पड़े हैं, वो कोई एक प्रोडक्ट पड़ी है, उसको उसकी ज़रूरत भी है, तो अब क्या उसे करना चाहिए। रैशनल चॉइस तो ये है कि वो कहेगा कि यार मैं मेरी ज़रूरत है, मैं इसको चोरी कर लेता हूँ। लेकिन क्यों वो चोरी नहीं करता, वो इसलिए कि जो वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसकी शेप बिहेवियर को शेप करेंगे। वो कहते हैं कि अगर चोरी करोगे ना बेटा तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, मारेंगे, ये वगैरह ये चीज़ें, अदालतों में जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो कहता है कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिहेवियर शेप कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स के, और उनको जो है वो एक्सपेक्टेशंस उनसे उनसे वो कि लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से उनकी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा, तुम ऐसा करोगे उसका नतीजा ये निकलेगा। और इस तरह जो है वो इंस्टीट्यूशनलिस्ट जो होते हैं वो रैशनल चॉइस थ्योरी के साथ अपने आप को लिंक कर देते हैं। लॉजिकल सोशलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो
बताया कि किस तरह से जो वैल्यूज़ हैं, अब ये इनफॉर्मल सेटिंग की बात होगी। मैंने आपको बताया पहले कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने काम क्या किया कि पहले फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की बात की गई थी, अब उसने क्या किया कि अब उसने जो इनफॉर्मल बातों की इनफॉर्मल को भी अंदर लेके आ गया। तो वो वैल्यूज़ होंगी, आइडेंटिटीज़ होंगी, ये किस तरह से वो बिहेवियर को शेप करती हैं, ये सारा जो है ये कौन बताता है, ये सोशलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म बताता है। तीसरा जो है वो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म बड़ी मज़े की बात करता है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जब हम पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहे थे, इंक्रीमेंटलिज्म। इंक्रीमेंटलिज्म में मैंने आपको बताया कि इनके जो हमारी थेरीज होती हैं, हमारी जो पॉलिसी होती है, वो जनरली मोर और लेस जो है वो पहली पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होती है उसको छेड़छाड़ करके उसमें कुछ कमी कर दी, अ, कुछ उसमें इजाफा कर दिया, तो क्या होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी बाय ऑल्टरिंग इट। ठीक हो गया। और वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिंक होता है। कैसे लिंक होता है कि वो कहता है कि जो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिस्ट है ना, वो पाथ डिपेंडेंसी की बात करते हैं। किस तरह से किसी इंस्टीट्यूशन के जो पास्ट डिसीजंस होते हैं वो एग्जिस्टिंग डिसीजन पे इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। किस तरह से जो है वो समटाइम, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दूं कि यहाँ पे कश्मीर पॉलिसी है पाकिस्तान की। कश्मीर पॉलिसी जो है या इंडिया के हवाले से पाकिस्तान की, तो बहुत सारा जो रिसेंट गवर्नमेंट होगी उसकी बहुत सारी जो पॉलिसी होगी वो ऐसे नहीं होगा कि वो उसकी जो डिसीजंस हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, बल्कि जो पास्ट डिसीजंस लिए होंगे, पाकिस्तान का जो पास्ट का नैरेटिव होगा उसकी बेस पे थोड़ा थोड़ा जो है वो अपनी जो है वो पॉलिसी को वो थोड़ा बहुत चेंज चून करेंगे। मोर और लेस जो है वो उनकी पॉलिसी सेम रहेगी। तो यहाँ पे वो बात करता है कि इंस्टीट्यूशन जो हैं, कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जो है वो जो पास्ट आउटकम्स होती हैं उनकी बेसिस पे जो है वो बिहेवियर को शेप कर रहे होते हैं या डिसीजंस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। ये वो हिस्टोरिकल जो है वो इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक हो गया। इंस्टीट्यूशनलिज्म था। अब यहाँ पे मैं आपको डिसेंटर थ्योरी बताता हूँ। डिसेंटर थ्योरी भी बड़ी मजे की है। हमने बात की कि रैशनल चॉइस थ्योरी में कि जो कलेक्टिव आउटकम्स हैं, कोई डिसीजंस हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं इंडिविजुअल की चॉइसेस पे। हमने इंस्टीट्यूशनलिज्म में इंस्टीट्यूशंस की बात की, न्यू लिबरलिज्म में हमने मार्केट की बात की। जब बात डिसेंट्रलिज्म की बात आती है, डिसेंटर थ्योरी की बात आती है, तो वो उससे भी नीचे चला जाता है। वो कहता है कि जो लोगों के एक्शंस होते हैं ना, जो डिसीजंस होते हैं, जो आउटकम्स होती हैं, वो असल में एक्सप्लेन की जा सकती हैं उनके बिलीफ्स पे। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं होता, इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, बल्कि इंडिविजुअल के आगे अंदर जो वो जिन सेट ऑफ बिलीफ्स में वो ऑपरेट कर रहा होता है उस पर ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी बहुत सारी आउटकम्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो उनका बेसिस जो बेसिक थेरी है या बेसिक थीसिस है वो किस पे करता है, बिलीफ्स पे। अब जब हम बिलीफ्स की बात कर रहे हैं तो ये फिर क्या हो गया, माइक्रो लेवल एनालिसिस। मैं यहाँ पे आपको वो बिलीफ्स वाला कॉन्सेप्ट, अब वो बिलीफ्स वो कहता है कि वो बिलीफ्स पे कैसे काम करेगा। एक इंडिविजुअल्स के बड़े वाइडर सेट ऑफ बिलीफ्स होंगे।
ठीक हो गया। यहाँ पे जो है वो दो कॉन्सेप्ट आते हैं जिन्हें वो ट्रेडिशंस और क्या कहते हैं यार, डायलमास। अब ट्रेडिशंस क्या होती है? कहता है कि ट्रेडिशंस जो होती हैं एक वाइडर सेट ऑफ थेरी होगी, वाइडर सेट ऑफ थेरीज, नैरेटिव्स एंड एसोसिएशंस दैट पीपल इनहेरिट प्रैक्टिसेस भी इसमें आ गई। और इन्हीं जो ये सेट ऑफ बिलीव्स होती हैं, थेरीज हो गई, इन्हीं पे ही जो इंडिविजुअल्स के जो है वो बिलीव्स बनते हैं। वो कहता है कि जो हमारे, मैं दोबारा से यहाँ पे आपको लिंक करता हूँ चीज़ों को, कि डिसेंटर्ड थ्योरी कहता है कि जो एक इंडिविजुअल्स या कलेक्टिव डिसीजंस या इंसान के एक्शंस जो हैं वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं उसके बिलीफ्स पे। और बिलीफ्स कहाँ से आते हैं? बिलीफ्स उसने कहा ट्रेडिशन से आते हैं। ट्रेडिशन जो है वो एक सेट ऑफ थेरीज हैं, नैरेटिव, एसोसिएशन, प्रैक्टिसेस दैट जो लोग जो हैं वो इनहेरिट करते हैं, अपने बड़ों से लेके आते हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं, उन्हें ट्रेडिशन कहा जाता है। अगेन मिसाल जो है आपकी सोसाइटी इन इन इस तरह की रिवायात से भरी पड़ी है। सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो पश्तून बली का ही मैं देता हूँ। हमारी जो या हमारी पंजाब में जो है पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा आप हर एक कॉन्सेप्ट से इसको लिंक किया जा सकते हैं। हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसको भी आप ट्रेडिशन से लिंक कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो इस तरह की थेरी, नैरेटिव, एसोसिएशन जो है वो इनहेरिट कर रही है, और उन्हीं ट्रेडिशन की बेसिस पे एक इंडिविजुअल पे के बिलीफ बनते हैं, और उन बिलीफ की बेसिस पे जो है वो एक्शंस लेता है। वो उनके एक्शंस, उनकी जो कलेक्टिव डिसीजन है उन बिलीफ्स की वजह से जो है वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ठीक हो गया? समझ लग गई ये कॉन्सेप्ट? पहला, ठीक हो गया, पहली बात है। दूसरी, उसने कहा कि ये जो हमारी सोशल लाइफ है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, ये क्यों नहीं बनती हैं? एक बार बनाई जाती हैं, फिर दोबारा सस्टेन होती हैं, मॉडिफाई होती हैं, ख़त्म होती हैं, दोबारा से नहीं बनती हैं। क्यों बनती हैं? इसको उसने जो है वो अगेन एक्सप्लेन किया डिसेंटर्ड के थ्योरी। डिसेंटर्ड थ्योरी से उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये जो हमारी जो डिफरेंट लाइफ के, अब आपको पता है कि एक हमारी पूरी पूरी लाइफ जो है वो इवॉल्व होती रहती है। एक टाइम पे जो कॉन्सेप्ट थे सम टाइम, वो फिर ऐसा ऐसा ऑब्सोलीट होते जाते हैं। वो आपकी सोसाइटी जो पहले एग्रीकल्चरल सोसाइटी हुआ करती थी, वो कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी बनी और किस तरह से पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ गई, और किस तरह नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ चली गई, ये सारी चीज़ें वो कैसे वो इस पूरे वाइडर फिनोमेना को, डिसेंटर्ड थ्योरी, इस गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को जो है वो बिलीफ की बेसिस पे एक्सप्लेन करता है। माइक्रो लेवल पे अंदर जाके, इंडिविजुअल के भी अंदर जाके वो बिलीफ्स की बात करता है। और बिलीफ किससे बनते हैं? एक वाइडर सेट ऑफ थ्योरीज जिसे ट्रेडिशंस कहा जाता है।
बाई सब्जेक्ट्स एक्टिंग अपॉन बिलीफ्स। उसने कहा कि हमारी जो ये गवर्नेंस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये इंस्टीट्यूशन, ये पॉलिसीज क्यों बनती हैं, क्यों मॉडिफाई होती हैं, क्यों ख़त्म होती हैं, जब जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, जब अपने बिलीफ्स पे काम पे वर्क करते हैं, उनकी वजह से, जब उन बिलीफ पे एक्ट करते हैं तो उसकी वजह से पॉलिसी चेंज होती हैं। कैसे, ये आपको अब आपको मैं समझाता हूँ। उसने कहा कि यहाँ पे लोगों के एक्शंस जो हैं वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं बिलीफ से, और बिलीफ जो हैं वो एक वाइडर सेट ऑफ बिलीफ्स हो जाता है। कहाँ से? ट्रेडिशन से। ठीक हो गया। अब क्या होता है, बिलीफ्स एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, एक्सप्लेन बाय ट्रेडिशंस एंड मॉडिफाइड बाय डायलमास। यहाँ पे जो है वो डायलमा का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कि मैंने ट्रेडिशन की ट्रेडिशन की बात आपको समझाई कि ट्रेडिशन ये है कि एक 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 वाइडर सेट ऑफ थ्योरीज, नैरेटिव्स, प्रैक्टिसेस जो आप एक जो जनरेशन है दूसरी जनरेशन से इनहेरिट करती है और उन बेसिस पे एक्ट करती है, उन बेसिस पे अपने बिलीफ बनाती है, उसे उसे जो है वो डायलमा, उसे ट्रेडिशन कहा जाता है। और वो कहते हैं कि जब कोई नई सरकमस्टांसेस आती हैं, क्या होता है कि कुछ भी ऐसा आ गया कि जिसको जो है वो एक नई सेट ऑफ एक ऐसी नई सरकमस्टांसेस आ गई हैं कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, उसको डायलमा कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा उस एक्सप्लेनेशन पे। डायलमा जो है, प्रिंटिंग प्रेस आई, ठीक हो गया। जब फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग वाली आई, प्रिंटिंग प्रेस वाला निज़ाम शुरू हुआ, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस थी, मुस्लिम ट्रेडिशंस, उसने क्या कहा, उसमें था कि वो एक वाइडर सेट ऑफ बिलीफ्स थे। ठीक हो गया। एक अब नई सरकमस्टांसेस आ गए, नया एक प्रिंटिंग प्रेस का फिनोमेना आ गया, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, उसमें वो चीज़ है ही नहीं है। तो हमारे मुल्लाज ने क्या किया, उन्होंने उस पर जो है वो फतवा दे दिया कि ये अन इस्लामिक है। और हमारी जो इस्लामिक उसे गोल्डन एज है, उसकी डिक्लाइन में जो है एक बहुत बड़ा जो है वो ये एलिमेंट भी कंसिडर किया जाता था कि उन्होंने उस तरह से वो जो एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशंस थी उनको उन्होंने इनहेरिट किया, लेकिन जो डायलमास आए ना, एक नई सरकमस्टांसेस आ गई, उसकी बेसिस पे नई ट्रेडिशंस बननी चाहिए थी, उनको अडॉप्ट करना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये क्या होता है, ये तो चीज़ ही बड़ी शैतानी चरखा, ये पता नहीं क्या आ गया। उसके अलावा लाउड स्पीकर आया। अब देखो, एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशंस हैं जो इनहेरिट की जा रही है एक जनरेशन एक्स से, उसमें तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब न्यू न्यू सर्कमस्टांसेस आ गए, एक नई चीज़ आ गई, अब उसको जो है वो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ये डायलमा है। अब डायलमा की बेसिस पे न्यू सेट ऑफ ट्रेडिशंस बनती हैं। अब इसको भी उन्होंने, हमारे मुस्लिम ने क्या किया कि नहीं, ये तो बड़ी अजीब सी है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगी हमारे यहाँ मुस्लिम सोसाइटी में। तो ये क्या हुआ कि आप क्या करते हो कि एक सेट ऑफ ट्रेडिशंस होती हैं जो लोग इनहेरिट करते हैं, फिर क्या होता है कि नई नॉवल सर्कमस्टांसेस आती हैं जिनको एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, उसकी बेसिस पे क्या होता है, न्यू ट्रेडिशन बनती है, न्यू सेट ऑफ बिलीफ्स बनते हैं। और उन न्यू सेट ऑफ बिलीफ्स पे फिर आपको पता है कि पीपल्स एक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, उनके बिलीफ्स। और बिलीफ्स कौन डिसाइड कर रही हैं, ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस चेंज हुई हैं, न्यू सेट ऑफ बिलीफ्स। ट्रेडिशंस क्यों चेंज हुई हैं, क्योंकि न्यू सर्कमस्टांसेस आ गए, जिसे डायलमा कहा हमने। ठीक हो गया। होपफुली आपको ये चीज़ जो है वो आसानी से समझ आएगी, होगी। थोड़ी सी चीज़ें लिंक्ड हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि उनको आसान करके समझाऊँ आपको।
ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि अब जो है वो यहाँ पे एक एक जो है वो पीपल्स एक्शन हैं वो बिलीफ से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। बिलीफ जो हैं वो ट्रेडिशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मॉडिफाइड बाय डायलेमास हैं। कैसे कि एक एक नॉवल सर्कमस्टांसेस आ गई हैं, नॉवल सर्कमस्टांसेस न्यू, उससे क्या हुआ है, उससे जो है वो डायलेमा आया है, डायलेमे से क्या हुआ है, न्यू ट्रेडिशन बनी है, न्यू ट्रेडिशन से क्या हुआ है, न्यू बिलीफ्स बने हैं, न्यू बिलीफ से क्या हुआ है, न्यू पॉलिसीज बनी है, न्यू इंस्टीट्यूशंस बने हैं। गवर्नेंस का सारा कॉन्सेप्ट उसने चेंज कर दिया। उसने कहा कि सारा कुछ, सारी पॉलिसी, सारे इंस्टीट्यूशन, जो मर्जी गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में एलिमेंट है, वो सारी चीज़ आपके बिलीफ से एक्सप्लेन की जा सकती है। ठीक हो गया, ये बात आ गई। और अब इसमें और एक दो मज़े की बातें हैं। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, और यहाँ पे जो है वो अब इसको हम गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट से लिंक करते हैं। इसने एक्सप्लेन किया, इसने डाइसेक्ट किया, डाइसेक्ट द गवर्नेंस एज अ बॉटम अप स्टडी एंड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसे, इसने कैसे एक्सप्लेन, अब आपको ये तो पता है कि पहले गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट था, पहले गवर्नमेंट थी, फिर 1990s में, सॉरी 90s कह रहा हूँ, 1920s में, अर्ली 20th सेंचुरी में हमने ये पता चला कि गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट से अलग है। फिर आगे चले तो आ गया हमारा 1980s, उसमें हमने कहा कि यार गवर्नेंस में जो है फिर एक न्यू गवर्नेंस है। न्यू गवर्नेंस में हमने कहा कि न्यू गवर्नेंस के अंदर जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, एनपीएम। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बाद हमने कहा कि ये जो है इसमें नेटवर्क गवर्नेंस, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट ही है। नेटवर्क गवर्नेंस के बाद हमने कहा कि यार वो बात तो ठीक है, एक मेटा गवर्नेंस भी है। अब ये सारी आपको आपको क्या यहाँ पे समझ आ रहा है, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि ये जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये तो चलता जा रहा है, इसमें तो रिफॉर्म्स आ रही हैं। क्यों रिफॉर्म्स आ रही हैं? अब वो सारे पे आओ। एक सेट ऑफ ट्रेडिशंस थी, उनकी बेसिस पे बिलीफ्स थे, कोई एक नॉवल सर्कमस्टांसेस आए। 1980s की बात करें, नॉवल सर्कमस्टांसेस क्या है कि स्टेट इनएफिशिएंट हो गई, उसके खर्चे बढ़ गए, ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट वगैरह वगैरह, सारी जो हमने बातें की। अब ये नॉवल सर्कमस्टांसेस हैं, नॉवल सर्कमस्टांसेस की वजह से क्या हुआ, डायलमा क्रिएट हुआ। डायलमे से क्या होना चाहिए, न्यू न्यू ट्रेडिशन बनी, न्यू बिलीफ्स बने, गवर्नेंस की रिफॉर्म्स आ गई, न्यू गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। हर एक जब भी कोई न्यू रिफॉर्म आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि जो एक बिलीफ्स की बेसिस पे जो है वो, जब न्यू न्यू नॉवल सर्कमस्टांसेस आ रही हैं, डायलमा आ रहा है, उसकी बेसिस पे ट्रेडिशन बन रही है, न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है। उन्होंने ये डिसेंटेड थ्योरी ने पूरी गवर्नेंस की जो रिफॉर्म का प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसको डाइसेक्ट करके बिलीफ पे आके खड़ा कर दिया। साथ इस जो है एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन ऑफ हायरार्कीज, मार्केट्स एंड नेटवर्क्स, ये भी मैंने आपको बता दिया कि पहले जो है वो हिरार्कीज हुआ करती थी, स्टेट डिटरमिन कर रही होती थी, स्टेट से जो है वो बात मार्केट की तरफ चली, मार्केट से बात नेटवर्क्स की तरफ चली गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्यों आई, क्योंकि बिलीफ्स की बेसिस पे जो है वो डायलमा आया, डायलमे से नई न्यू सेट ऑफ बिलीफ्स बने, उससे रिफॉर्म्स आ गए। उसके अलावा ये एक्सप्लेन करता है द डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस, डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस में जो है वो
ये सारी बातें हैं। अब मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि वो मल्टीपल जो है वो बिलीव्स हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसा कि मैं डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस की यहाँ पे क्यों बात कर रहा है कि डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, उनमें गवर्नेंस का मॉडल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कोई जो है वो लोकल गवर्नमेंट पे जिनका बड़ा लोकल गवर्नमेंट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की एग्जांपल दूं या जर्मन, ठीक हो जर्मनी, इसमें जो है क्या होता है कि वो अपनी गवर्नेंस को बहुत नीचे लोकल गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। उनका ये डायलमा न्यू, उनकी ट्रेडिशंस, उनके बिलीफ्स क्या कहते हैं कि गवर्नेंस को जो है वो बेटर तरीके से लोकल गवर्नमेंट कर सकती है। अमेरिका में जो है वो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि उनका जो है वो बिलीफ सिस्टम क्या कहता है कि हम बेहतर तरीके से जो है वो प्रेसिडेंट, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है? आप गवर्नेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट लेके आ जाओगे, गवर्नेंस की कोई भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कहीं भी किसी भी फेज पे जो है ये डिसेंटर्ड थ्योरी आपको बिलीफ पे लेके जाके जो है वो एक्सप्लेन कर देगी। इसके अलावा ये न्यू लिबरलिज्म की इस पे क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म टू न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म ने क्या कहा था? न्यू लिबरलिज्म ने कहा था कि स्टेट को जो है वो प्रेशर्स हैं स्टेट पे, इन्फ्लेशन, इनएफिशिएंट वगैरह वगैरह, आप आगे जितने भी प्रेशर थे उन प्रेशर की बेसिस पे जो है वो यहाँ पे रिफॉर्म्स आई हैं। रिफॉर्म्स के बाद न्यू लिबरलिज्म ने कहा कि सारों का जो उस रिफॉर्म का जो है वो रिस्पांस होगा वो क्या होगा? मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन की तरफ चले जाएंगे, फ्री मार्केट का प्रिंसिपल आ जाएगा, स्टेट जो है वो और वगैरह वगैरह जितने भी हमने बातें डिस्कस की हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये क्या किया न्यू लिबरलिज्म ने? कहा कि प्रेशर हर एक के मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन हर एक स्टेट अल्टीमेटली किसकी तरफ जाएगी? उनका एक ही रिस्पॉन्स होगा न्यू लिबरलिज्म की तरफ। बिलीफ ने, उन्होंने कहा कि ये डिसेंटर्ड थ्योरी ने कहा कि नहीं भाई ये क्या बात हुई, सारे जो है वो इस तरह क्या हुआ कि हर स्टेट के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनके डिफरेंट बिलीफ सेट ऑफ बिलीफ्स होता है। तो इसको एक्सप्लेन करता है कि क्यों कुछ गवर्नमेंट जो है उनके पास लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा एम्पावर्ड होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के पास जो है वो उसे सिविल सोसाइटीज़ जो हैं वो बड़ी पावरफुल होती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं हमारी बहुत पावरफुल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ की बहुत पावरफुल होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो कहता है कि ठीक है सारी चीज़ें आप ठीक कह रहे हैं लेकिन ये जो है वो हर एक स्टेट जो है इन इन जो प्रेशर्स डिफरेंट हैं उनके बारे में जो रिस्पॉन्ड करेगी वो हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से करेगी। ऐसा नहीं है कि तुमने कह दिया कि आप ये करो तो हर कोई ऐसे ही करने लग जाएगा। ये जो है वो डिसेंटर्ड थ्योरी हजूर ने बताया हो, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपको समझ लग गई हैं। कौन सी थ्योरी रह गई है? कम्युनिटेरियनिज्म। कम्युनिटेरियनिज्म जो है ये कहता है कि जो हमारी कम्युनिटी है ना उसका बड़ा रोल है। आप उसको इंडिविजुअल पे लेके चले जाओगे नुकसान होगा, आप उसको इंस्टीट्यूशन पे लेके चले जाओगे नुकसान होगा। मैंने कहा कि आपकी जो कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी है उसका बड़ा जी डोमिनेट रोल है। इंस्टीट्यूशन और तो जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है, हमारी जो डिफरेंट फंक्शन कर रहे होते हैं उसमें जो है आप कम्युनिटी को किसी सूरत भी अपने एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। पिछली हर एक जो थ्योरी है उसमें हमने डिस्कस किया कि रैशनल चॉइस इंडिविजुअल हो गया, इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन हो गया, न्यू लिबरलिज्म में मार्केट हो गई, डिसेंटर्ड थ्योरी में बिलीफ्स हो गया, कम्युनिटेरियनिज्म में ठीक हो गया। ये उन्होंने कहा कि उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया
What is a community? The functioning of political life. ठीक हो गया? And then understanding आप लिख सकते। सबसे पहले तो कम्युनिटी इंडिविजुअल बात की कि उन्होंने कहा कि ये जो आप बात करते हैं कि ह्यूमन जो है वो लिबरलिज्म ने कहा कि इंडिविजुअल जो है वो फ्री मार्केट के काम करता है, इंडिविजुअल ही डिटरमिन कि ये वो बात ठीक है। बात ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी सारी जो करैक्टरिस्टिक्स सारी जो उसके पास खामियां खूबी सोसाइटी के अंदर डेवलप करता है। ह्यूमन कैपेसिटीज उसकी जो ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल था वो सोसाइटी से पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था कि सोसाइटी ही जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है, हमें शेप करती है, हमारी लाइफ को मीनिंग देती है, ह्यूमन बनाती है। मैंने कहा कि इंडिविजुअलिज्म जो है वो बिल्कुल कोई फजूल काम है और 1980s में जो है वो न्यू लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट और ऑब्वियसली उसके रिएक्शन में आया। prestige well within society और शेप करते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करती है साइड, सारा कुछ जो है वो आप ये उसके जो है रिस्पॉन्स था। और फिर उसने कहा कि वो बात ठीक है कि आप इंडिविजुअल की तरफ ले जाओ लेकिन एक बैलेंस अप्रोच हो। ठीक हो गया। और वही बात जो है वो कि हर एक का अपना रोल है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के राइट्स हैं लेकिन हर एक इंडिविजुअल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। पूरा करेगा तभी जो है वो सोसाइटी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी। और मेजर कौन कौन सी बातें करता है? पहली बात करता है कि स्ट्रॉन्ग एंड शेयर्ड वैल्यूज़ एज अ प्री रेक्विजिट prerequisite of a well functioning। कहा कि जो वैल्यूज़ होती हैं, जो शेयर्ड वैल्यूज स्ट्रॉन्ग, वही आपकी सोसाइटी को फंक्शन करती हैं। और अगर सोसाइटी सही तरह से फंक्शन नहीं कर रही होगी तो इंडिविजुअल भी नहीं होगा। इसलिए उसने कहा बैलेंस्ड approach between individual rights and social responsibility।
इन्होंने क्या किया कि the role of religion, work, family, इंडिविजुअल नहीं है। उन्होंने कहा आपकी सोसाइटी में जो है वो काम, फैमिली, रिलीजन, इनका बड़ा रोल होता है और इससे जो है वायबल सोसाइटी जो है वो सस्टेन होती है। फैमिली की कुछ वैल्यूज़ होती हैं तो लोगों को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली और जो वर्क है वो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रेड सिखाता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट में सोसाइटी का बड़ा रोल है। जब वो शेयर्ड वैल्यूज़ नहीं होंगी इस सोसाइटी में, कम्युनिटी नहीं होगी, तो इंडिविजुअल उसका से प्रॉपर तरीके से फंक्शन भी नहीं कर सकेगा। Importance of society and its institutions. Above and beyond that of the state and मार्केट। उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं अहमियत वो स्टेट और मार्केट से बड़ी ज़्यादा है। और फिर इन्होंने क्रिटिक की क्रिटिक ऑन मार्केट कैपिटल और एक को जो है फिलोसफिकल कम्युनिटेरियनिज्म कहा जाता है। फिलोसफिकल कम्युनिटेरियनिज्म में जो है ये उन आइडियाज़ को अपोज करता है that are prominent in contemporary discourse. सर आवाज बहुत कट रही है। कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स में जो है वो कुछ आइडियाज़ प्रोमिनेंट हैं सच एज मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल्स और फ्री मार्केट्स और वगैरह वगैरह, इनको जो है वो अपोज करती है कम्युनिटी। और दूसरा जो है पहली में वो उनको अपोज करता है और दूसरा जो है जिसे सोशियोलॉजिकल कम्युनिटेरियनिज्म कहा जाता है। ये जो है वो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ को जो है वो प्रमोट करता है। ठीक हो गया, ये हमारी कम्युनिटेरियनिज्म हो गई, ये भी यकीनन आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है वो मार्क्सिज्म में आपको 1 मिनट में, क्योंकि ये सबको ही ऑलमोस्ट पता होता है, तो मैं मार्क्सिज्म के जो है वो वही कॉन्सेप्ट हैं, क्लास स्ट्रगल और एक्सप्लॉयटेशन एंड रेवोल्यूशन। ये मार्क्सिज्म जो है वो हमारी किसके साथ लिंक करता है, मैं आपको लिंक करवाऊँ तो हमने
बात की थी एलीट पॉलिसी में, एलीट थ्योरी। उसमें हमने कहा था कि एलीट में जो है जो जो प्लस पॉलिसी मेकिंग है वो एलीट की ही असल में उनको कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो मार्क्सिज्म में एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वो ज़राए जिनसे जो है वो कोई आपकी सोसाइटी में जो वैल्यूएबल कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। और मार्क्स के मुताबिक जो इनको डोमिनेट कर रहा होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, वही रूल कर रहा होता है। ये शुरू होता है पहले जो है वो हमारी सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइबल सोसाइटी से जो है वो हमारा उधर चला गया, फ्यूडल सोसाइटी बनी, एग्रीकल्चरल और पता नहीं अब इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल, और ये सारी जो है वो इसलिए ये सोसाइटी डिफरेंट तब चेंज हुई उनकी फॉर्म जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ। जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा इसका मतलब ये कि ट्राइबल सोसाइटी में कुछ और लोग रूल कर रहे थे, फ्यूडल सोसाइटी। लेकिन इन सारी बातों में जो कांस्टेंट है वो ये कि ये आपकी जो कैपिटलिज्म, अब आगे कैपिटलिज्म की बात करता है आखिर में। वो जो कैपिटलिज्म है उसने कहा कि ये इसमें जो है वो कैपिटल अकोमुलेशन होता है, कुछ लोगों के पास जो है पैसा जमा होता रहता है, जो लोग जो हैं वो जो वर्किंग क्लास है उनको उनका इतना शेयर नहीं मिलता, उससे क्लास स्ट्रगल होती है, आपकी सोसाइटी डिवाइड हो जाती है प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआजी क्लास में। और ये अल्टीमेटली रेवोल्यूशन लेके आ जाएगी उसके मुताबिक। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये बातें हम पहले बहुत कर चुके हैं और बात रेपिटेशन हो जाएगी। हम जो है वो आखिरी है रेगुलेशन थ्योरी, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ आर्गुमेंट। ये जो है वो इफेक्टिव स्टेट ऑफ रूल की बात करती है। इफेक्टिव रेगुलेटरी रोल ऑफ स्टेट, इसकी बात करती है। ये रेगुलेटरी जो थ्योरी है ये मार्क्सिज्म के साथ बड़ी लिंक्ड है। ठीक हो गया। और रेगुलेटरी थ्योरी में क्या होता है कि ये तीन चीज़ें इसमें मेजर मेजर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद जो है वो मैं आपको उसके आगे एग्जैक्टली डिटेल्स बताऊँ। हमने हमने बात की कि कैपिटलिज्म जो है ना, मार्क्सिज्म ये कहता है कि कैपिटलिज्म एक ऐसा मोड ऑफ प्रोडक्शन है जो कि अनस्टेबल है। इसमें इसमें फेलियर होता ही होता है। ठीक हो गया। और वो फेलियर होगा तो एक नई फॉर्म, वो तो कम्युनिज्म की तरफ ले जाएगा, लेकिन हमारे इसमें होता नहीं है। अब वो क्या कहता है कि कैपिटलिज्म जो है वो एक अनस्टेबल फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो अल्टीमेटली फेलियर की तरफ जाएगा। क्यों नहीं जाता रेगुलेशन, क्यों नहीं जाता रेवोल्यूशन की तरफ? क्योंकि वो उसकी रेगुलेशन होती है, स्टेट उसको रेगुलेट कर रही होती है। जैसे हमारा जो है पहले जो था कैपिटलिज्म की जो फॉर्म थी उसे प्रोटेक्शनिज्म कह लो फॉर एग्जांपल। प्रोटेक्शनिज्म के बाद जो है वो केनीजियन इकोनॉमिक मॉडल में आया, उसे कहा जाता है लिबरल इकोनॉमिक, नहीं लिबरल नहीं, खैर उसे मैं केनीजियन इकोनॉमिक मॉडल ही कहता हूँ, उसका नाम वैसे कुछ और है। लेकिन कैपिटलिज्म की पहले जो प्रोटेक्शनिज्म फॉर्म हुई, प्रोटेक्शनिज्म के बाद
केनेडियन इकोनॉमिक मॉडल में कैपिटलिज्म, जिसमें हमने कहा कि स्टेट जो है वो अखराजात करेगी, स्टेट ही सारा कुछ चला रही होगी, स्टेट प्रोडक्शन उसकी कंजप्शन और उनके पैटर्न डिसाइड कर रही होगी। वहाँ से फिर कहाँ से किधर बात चलेगी, न्यू लिबरलिज्म की तरफ। अब ये क्या बात कर रहा है, वो यही बात कर रहा है कि ये जो कैपिटलिज्म की एक जो फॉर्म है ये इट इज़ बाउंड टू फेल, उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं, उनमें फेलियर्स आते हैं, और वो कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं जब फेलियर आते हैं तो वो एक नई फॉर्म में चली जाती है। वो प्रोटेक्शनिज्म से जो है वो केनेडियन इकोनॉमिक मॉडल, वहाँ से न्यू लिबरलिज्म के बाद वो कहता है कुछ और आ जाएगी। तो वो जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में, डिफरेंट स्पेस में जो है वो डिफरेंट मॉडल्स यूज़ होते रहे और किस तरह से वो रेगुलेट होते रहे, उनको जो है वो ये रेगुलेशन। मार्क्सिज्म एंड रेगुलेशन थ्योरी। कैपिटलिज्म जो है वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज इट लीड्स टू कैपिटल accumulation and class struggle। कैपिटल accumulation का क्या मतलब है कि आपका जो है वो रिसोर्सेज जो है वो चंद एक हाथों में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कंबाइन, वो कंसंट्रेट हो जाते हैं, बजाय इसके कि आपकी पूरी सोसाइटी के पास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और फिर जो है ये रेगुलेशन थ्योरी देखती है focuses on the ways in which material, institutional and policy driven sports allows capitalism to regulate its instabilities to ward off revolution। यही मैंने आपको बात समझाई कि वो कहता है कि कैपिटलिज्म जो है वो अनस्टेबल है। लगी समझ? क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उससे कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन चंद लोगों के पास चला जाता है, क्लास स्ट्रगल, लोग जो हैं वो रेवोल्यूशन की तरफ जाते हैं। लेकिन रेवोल्यूशन क्यों नहीं होती है, वो ये एक्सप्लेन करती है रेगुलेशन थ्योरी के वो तरीके जिनके थ्रू जो है वो मटेरियल सपोर्ट दे रही है, कोई इंस्टीट्यूशन बना रही है, कोई ऐसी पॉलिसीज बना रही है स्टेट, जिनकी वजह से कैपिटलिज्म वो अपनी इंस्टेबिलिटी को रेगुलेट कर लेता है और वो रेवोल्यूशन नहीं आती। ये चीज़ें जो है वो रेगुलेशन थ्योरी है। फिर जो है वो ये भी मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म इन डिफरेंट फेजेस ऑफ टाइम। आपने देखा कि मुख्तलिफ टाइम पे मैंने बताया कि एक पॉइंट आता है कि वो जो है वो उसको एक क्राइसिस पॉइंट आ जाता है कैपिटलिज्म की फॉर्म में, उसमें कैपिटल एक्यूमुलेशन, क्लास स्ट्रगल की वजह से। तो वो क्या होता है कि फिर उसको रेगुलेट करके एक नई फॉर्म आ जाती है कैपिटलिज्म की। वो मैंने पहले जो है वो किस तरह से जो है हमारी कैपिटलिज्म न्यू लिबरलिज्म के पास आई है, केनेडियन इकोनॉमिक मॉडल, उससे पहले जो है प्रोटेक्शनिज्म, उससे पहले कुछ और था। तो ये एक्सप्लेनेशन कौन कौन ये रेगुलेशन जो है वो एक्सप्लेन करती है, न्यू लिबरलिज्म के साथ ये लिंक्ड है एंड रेगुलेशन थ्योरी।
न्यू ये रेगुलेशन थ्योरी कहते हैं कि जो सिर्फ मार्केट अलोन है ना वो नहीं डिटरमिन कर सकती सारी चीज़ें। न्यू लिबरलिज्म ने हमने कहा था ना कि स्टेट का मिनिमल रोल, स्टेट को रोल बैक करो, सिर्फ मार्केट ही जो है वो डिटरमिन करेगी कि ग्रोथ, स्टेबिलिटी, क्या प्रोडक्शन होगा। तो वो कहता है कि ये सारा ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल पैटर्न नहीं है, और इसके लिए जो है इसको स्टेबल करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हों, स्टेट का रोल हो। और स्टेट का रोल कब होता है? जब उसने वो वर्ड ऑफ रेवोल्यूशन को बचाना होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेगुलेशन के लिए। ये था हमारा लेक्चर। काफ़ी हमने कुछ 2 घंटे के करीब बातें कर ली होंगी। अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं और उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। आप खड़ा करेंगे आप लोग। बहुत ज़्यादा हो गया। सर मेरा क्वेश्चन है कि मज़ीद इनको किन सोर्सेज से पढ़ा जाए और कैसे हम इसको मज़ीद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको ज़रा मुश्किल सवाल की सूरत में ढाल सकते हैं इन अप्रोचेस को, वो काइंडली बता दें। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको पेपर थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप लिंक कर लेते हैं चीज़ों को, थ्योरी को डिफरेंट थ्योरीज से, थ्योरीज को डिफरेंट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट से जो इम्प्लीमेंट हुए होते हैं। थ्योरीज को इवन ब्यूरोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे आप लिंक कर लेते हो, पॉलिसी के कॉन्सेप्ट से लिंक कर लेते हो। तो आपका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी जो सोर्सेज हैं वो मैं शेयर कर दूँगा। मैं वो एक वर्ड फाइल बना रहा था, उसमें थैंक यू भी लिंक कर रहा था। थैंक यू सर। नो क्वेश्चंस। मुश्किल था लेक्चर ऑब्वियसली जो है वो, मुझे लगता है गवर्नेंस में जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो थेरीज़ वाला पार्ट है, और हमने कोशिश की कि हम सारे एक ही दिन में कर दें। तो यकीनन आपको सारी बातें तो शायद ना समझ आई हों, लेकिन अगर आपका एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क बन जाता है जिसमें वो चीज़ें आप उनको अरेंज कर लें आपको, तो वो भी एक कामयाबी है मेरी। अमरीन मीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल नहीं है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज वाला लेक्चर प्लीज अपलोड कर दें यूट्यूब पे प्लीज। बिल्कुल कर दूंगा, टाइम मिला तो। थैंक यू सर। राफे। राफे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर रैशनल चॉइस थ्योरी जो है सर, वो सर इस पे तो हर इंडिविजुअल रैशनली जो है वो सोच भी नहीं सकता, ना डिसीजन ले सकता। सर रैशनल चॉइस थ्योरी कहलाती है सर? रैशनल चॉइस थ्योरी की हमने कुछ अजम्पशंस बताई थी। रैशनल चॉइस थ्योरी में मैंने कहा था कि रैशनल चॉइस थ्योरी ये अज्यूम करती है कि इंडिविजुअल जो है रैशनल तभी होगा जब उसके पास वो सारी प्रेफरेंसेस जो होंगी जिन पे उसने डिसीजन लेना है वो कंप्लीट होंगी। वो जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी उतनी ही लॉजिकल होंगी, उतनी ही रैशनल होंगी, तो तब वो जो है वो रैशनल इंडिविजुअल एक्ट करेगा। राफे, आपको क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या बोला? जी सर समझ तो आया सर, लेकिन फिर भी इतने फैक्ट्स होने के बावजूद भी तो सर दूसरे फैक्टर्स भी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते सर, जिससे ये रैशनल नहीं रहती सर, क्योंकि हमेशा रैशनल चॉइस तो नहीं इंसान। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए इतनी ज़्यादा थेरीज हैं, क्योंकि हर एक जो है वो एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन कर रही होती। कोई भी थेरी का मतलब ये नहीं होता कि वो हर एक सर्कमस्टांसेस में जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। इसलिए जो है इतनी ज़्यादा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हैं, क्योंकि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन कर रही होती हैं। तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो कि हर एक कोई ये यूनिवर्सल चीज़ नहीं है कि इसने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देना, लेकिन कुछ चीज़ों को बिल्कुल करती है। राइट सर, और एक और बात पूछनी थी सर कि ये ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कुछ हैं, कुछ हो जाएंगे और इंशाल्लाह। तो ये सर हम इसको लिंक किस तरह करेंगे? फॉर इंस्टेंस मैं इसको
इन थ्योरीज में से मैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर कहाँ पे मैं इसको पुट करूँगा और किस लेवल पे सर, मतलब कि इंट्रोडक्शन के बाद कहाँ पे ये मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रही सर, मैं लिंक तो कर रहा हूँ लेकिन मैं कहाँ पे इसको पुट करूँगा? यार ब्यूरोक्रेसी की थ्योरीज को, ब्यूरोक्रेसी की अलग से थ्योरीज हैं, उनको अगर लिंक भी कोई अलग से इस तरह से नहीं करोगे, कोई हेडिंग बना दो, दरमियान में उनके पैराग्राफ में लिखते जाओ। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की तो अपनी अलग से थ्योरीज हैं जिनको आप ब्यूरोक्रेसी के क्वेश्चन में पुट अप कर सकते हो अलग से हेडिंग बना के। ये जो है वो मतलब क्या उसे कहो कि एडिशनल नॉलेज कह लो, एडिशनल जो आपको वहाँ पे थोड़ा हेल्प कर सकता है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, लेकिन अप्लाई होने को ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी को, इनको गवर्नेंस में अप्लाई करो। थैंक यू सर। कायम अली। सर मेरा सवाल भी ना अब्दुल राफे वाला ही है कि ये जो जैसे क्वेश्चन आया हुआ ना 2020 के अंदर कि जो इन द रैशनल थ्योरी हाउ इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी डिस्क्राइब, तो सर इसके अंदर हम रैशनल थ्योरी कैसे लगाएंगे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर? यार हम स्पेसिफिक पेपर्स जो है ना फिर हम एक और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, आज बहुत टाइम हो गया, फिर डिबेट थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर क्वेश्चन को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे तो हम कल या परसों डिस्कस कर लेंगे। चलो सर, ओके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, होपफुली आपको समझ आया। मैंने ट्राई किया कि ज़्यादा चीज़ें थोड़े टाइम में अच्छे तरीके से बता सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़।